नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज एक टॉपिक है। आज का टॉपिक जो है डेमोक्रेटाइजेशन। डेमोक्रेसी से मिलता जुलता शब्द है डेमोक्रेटाइजेशन। तो आज का जो टॉपिक है ये पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक बीए सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का ये सिलेबस का पार्ट भी है, जिसका क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। तो आज हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। डेमोक्रेटाइजेशन होता क्या है, डेमोक्रेटाइजेशन होता क्या है और डेमोक्रेसी, ये शब्द को हम आज आप एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इसका हिंदी होता है लोकतांत्रिकरण। तो क्वेश्चन जो है उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिक की प्रक्रिया, जो उत्तर पोस्ट कॉलोनाइजेशन इंडिया है उसमें जो उत्तर औपनिवेशीकरण का जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा डेमोक्रेसी जान ले, क्योंकि डेमोक्रेसी बेसिक है इसका, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। और तो सबसे पहले हम लोग जान ले कि डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है लैटिन शब्द के दो छोटे शब्दों से मिलकर बना है। डेमो का मतलब होता है लोग, नागरिक, या किसी देश या किसी स्थान या किसी पूरे कंट्री के लोगों को हम लोग उस लोग को हम लोग कहेंगे, डेमोस मतलब कहेंगे। और क्रेटोस जो है वहां का शासन, शक्ति हम लोग शासन और शक्ति क्रेटोस मतलब हो गया शासन और शक्ति। तो ऐसे लोकतंत्र का मतलब हो गया कि जनता का या लोगों का शासन या शक्ति। जिस देश में लोगों का शासन और शक्ति चले, जैसे वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार वहाँ की जनता के द्वारा संचालित हो, गवर्नमेंट वहाँ का लोगों के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से वहाँ जनता के द्वारा बनाई जाए, और उसे ही हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र में जनता का, आम लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इसलिए डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक रूप ऑफ शासन चलाने का एक पद्धति है, एक पूरे देश को चलाने की एक सिस्टम है, एक तंत्र है। इसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड डेमोस मतलब पीपल होता है, क्रेटोस मतलब रूल और पावर होता है, और डेमोक्रेसी शब्द यही ग्रीक से लिया गया है। ठीक, रूल ऑफ पीपल तो वही जनता का शासन या शक्ति या गवर्नमेंट, जनता का गवर्नमेंट। और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन ने 1863 में कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। ये डिफिनीशन उन्होंने दिया था। ये जनता का शासन, जनता का सरकार, जनता के द्वारा सरकार, जनता का सरकार, उसे ही हम लोग डेमोक्रेसी कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। तो अब लोकतंत्र की हिस्ट्री हम लोग थोड़ा जान ले। जो पॉलिटिकल साइंस के जो फादर हैं, पिता जिसे कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल साइंस के पिता है अरिस्टोटल जो है वो 5वें बीसी में, आज से लगभग 2500 साल पहले अरस्तु 5वें बीसी में ये डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, डेमोक्रेसी लोकतंत्र जो व्यवस्था है, शासन चलाने की जो पद्धति है, गवर्नमेंट चलाने की, जो सरकार चलाने की पद्धति है, इसे बहुत ही खराब फॉर्म कहा था उन्होंने, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल ने। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। तो डेमोक्रेसी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी जो 5वें बीसी में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसे शुद्ध डेमोक्रेसी और प्योर डेमोक्रेसी के नाम से जानते थे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, शुद्ध लोकतंत्र जिसे हम लोग जानते थे।
वो 5वें BC में उस समय था, इसलिए उन्होंने परवर्टेड फॉर्म या वर्स्ट फॉर्म या सबसे खराब फॉर्म उन्होंने गवर्नमेंट चलाने को ये कहा था। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल ने ये क्यों कहा था? क्योंकि उस समय पूरे देश की जनता, ये जो डेमोक्रेसी का मतलब था, जो प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है, उसका मतलब था कि पूरी जो जनता, पूरी वहां की जो देश की जनता है एथेन की, क्योंकि ये 5वें BC में एथेन से स्टार्ट होता है, और एथेन की पूरी जनता या किसी भी कंट्री की पूरी जनता डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करती है। जैसे अगर मान लीजिए कोई, जैसे मान लिया जाए कि हमारे भारत में MP MLA ना होते, प्रधानमंत्री ना होता, और पूरी जनता किसी निर्णय पे मुहर मारती और कोई रूल बनाती, क्या ये संभव था? क्या ये हाल कोई ऐसा बनाया जा सकता है? क्या ये कोई बिल्डिंग बनाई जा सकती है जिसमें 125 करोड़ देशवासियों को एक साथ ले जाया जा सके, एक साथ मीटिंग हो और एक साथ डिस्कस हो? तो ऐसा संभव उस समय भी नहीं था और पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे लोगों को एक टॉपिक पे एग्री करना बहुत हद तक पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उस समय के हिसाब से उन्होंने डेमोक्रेसी को सबसे खराब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा था, सबसे खराब सरकार कहा था, सरकार चलाने की पद्धति और प्रक्रिया कहा था। इसलिए उस समय, क्योंकि उस समय रिप्रेजेंटेटिव या अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी नहीं था, 1800 से लगभग अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉर्म में आ रही है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब यह है, जैसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हम लोग कह सकते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधिक लोकतंत्र, प्रतिनिधिक लोकतंत्र का मतलब ये है पूरे देश को कुछ क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चुनाव क्षेत्र में, जैसे कुछ एरिया को जनसंख्या के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पूरे भारत को या किसी स्टेट को बहुत सारे भागों में, बहुत सारे क्षेत्र के लोकेशन एरिया बांट दिया जाता है कि वहां का चुनाव क्षेत्र बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसे हम लोग कहते हैं, और वहां से बहुत सारी अपोजिट पार्टियां, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स उठते हैं, चुनाव लड़ते हैं और एक कोई उस क्षेत्र से जीतता है, जिसे हम लोग MP या MLA कहते हैं। उस क्षेत्र से एक MP या MLA जीतता है, जो विधानसभा, हमारे भारत में विधानसभा और लोकसभा में जाके MP और MLA के रूप में उस पूरी जिस क्षेत्र का वो MP MLA होता है, उस क्षेत्र के जो भी पब्लिक की समस्याएं हैं या वहाँ की जो भी समस्याएं हैं, एनवायरमेंटल या फिर जियोग्राफी से रिलेटेड या वुमेन से रिलेटेड जो भी वहाँ की समस्याएं हैं, वो जाके विधानसभा या लोकसभा में वो रखता है और अपनी बातों को और वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो समझिए एक प्रकार से सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो पहले ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्योर डेमोक्रेसी में ये नहीं था, प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी और शुद्ध डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं था कि कोई पूरी जनसंख्या का एक मेंबर चुन लिया जाए जिसे हम लोग विश्वास करें जिसके ऊपर। इसलिए अरिस्टोटल ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्योर शुद्ध डेमोक्रेसी को उन्होंने गलत माना था और इसीलिए आज जो डेमोक्रेसी है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और भारत हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और रिपब्लिक भारत है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चलता है। रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि के माध्यम से पूरे देश में संचालित किया जाता है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसे सिंपली हम लोग जान लें कि जनता के द्वारा, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि डायरेक्ट जनता ही करे, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, जैसे रिप्रेजेंटेटिव में इनडायरेक्ट तरीके से भी एक रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, MP या MLA के माध्यम से जनता की बातों को रखा जाता है या जनता ही गवर्नमेंट चलाती है, एक तरह से मान लिया जाए तो हम लोग डेमोक्रेसी का डिफिनीशन, लोकतंत्र का डिफिनीशन समझ गए हम लोग। तो अब सबसे जरूरी चीज समझना है लोकतांत्रिकरण, जनतंत्रीकरण और डेमोक्रेटिसिज्म। ये शब्द क्या चीज है? लोकतांत्रिकरण और डेमोक्रेटिजाइजेशन क्या चीज है? तो ये चीज जो है, डेमोस मतलब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेमोस मतलब होता है लोग, और क्रेटाइजेशन मतलब होता है करण।
करण जो है, क्रेटाइजेशन मतलब होता है, क्रेटाइजेशन जो है करण मान लिया जाए, ये लोकतांत्रिकरण, ये करण जो है इसे हम लोग जैसे डिमोटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुआ था, तो उसके भी पीछे लगा था क्रेटाइजेशन। तो मतलब ये है इससे क्रेटाइजेशन से या करण से, जनतंत्रीकरण, लोकतंत्रीकरण का मतलब है कि ये कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा है, ये उस समय चल रहा है जैसे कि ये प्रक्रिया चल रही है, मतलब जो वहां की लोकतांत्रिक करने की, क्योंकि भारत एक पहले कॉलोनियल कॉलोनी थी, कॉलोनियल स्टेट था, उपनिवेशिक स्टेट था। जैसे कोई उपनिवेशिक का मतलब ये है कि कोई दूसरा स्टेट के लोग आके हमारे देश में अपनी कंपनी स्टेब्लिश करें, पावर स्टेब्लिश करें, यहाँ निवेश करें अस्थायी तरीके से या अस्थायी तरीके से। तो भारत इंडिपेंडेंस नहीं था, तो जब से इंडिपेंडेंस हुआ है उसके बाद से जो डेमोक्रेसी भारत में एडॉप्ट हुई है, एडॉप्ट होने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो जो पद्धति शुरू होती आ रही है और चल रही है, डेमोक्रेसी मतलब चलती जा रही है, कंटिन्यू है डेमोक्रेसी, मतलब लागू किया जा रहा है। जैसे कि समझा जाए कि डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब हो गया कि हमारे देश में लोकतंत्र की प्रक्रिया, लोकतांत्रिक बनाने की प्रक्रिया चलती रह रही है। ये माना जा सकता है कि 1947 से लेके 1980 तक जो हमारे देश में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया चलती रही है, जिसे हम लोग डेमोक्रेटाइजेशन कहेंगे। ठीक, तो आप लोगों ने समझ गया लोकतांत्रिकरण, तांत्रिकरण किसी चीज, जैसे डेमोनेटाइजेशन, तो नोटबंदी की क्रिया, मतलब ये है कि पुरानी नोट को बंद किया गया और नई जो पद्धति आ रही है, नए नोट जो है वो क्रिया चल रही है, नई नोट की क्रिया, नई नोट बनने की क्रिया, नई नोट स्टेब्लिश होने की क्रिया कंटिन्यू चल रही है। तो ये चीज समझे कि लोकतंत्र विकसित मतलब वहां कंटिन्यू विकसित हो रहा है, तो इसे हम लोग डेमोक्रेटाइजेशन कहेंगे, जनतंत्रीकरण कहेंगे, लोकतंत्रीकरण कहेंगे। जनतंत्रीकरण का मतलब यह है कि वहां का पावर और शक्ति जनता के पावर में हो, क्योंकि यहाँ रूलर के हाथों में था और कॉलोनियल के ब्रिटिश के लोगों के हाथों में था, और सिंगल रूलर के द्वारा पहले राज किया जाता था, या मुगलों के द्वारा या ब्रिटिश लोगों के द्वारा। तो ये जो प्रोसेस चल रहा था 1947 के बाद से, तो डेमोक्रेसी 1947 से 15 अगस्त 1947 से जब देश आजाद हो गया, तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होता है, तो डेमोक्रेसी भी उसी समय से मान लिया जाता है, क्योंकि फर्स्ट इलेक्शन 25 अक्टूबर 1951 से लेके 1952 तक चलता है। तो ये जो डेमोक्रेसी का फर्स्ट इलेक्शन जनरल इलेक्शन था, लोकसभा का इलेक्शन को हम लोग जनरल इलेक्शन कहते हैं, वो एक पूरे भारत में, क्योंकि मानना था पूरे देश में, पूरे विश्व में कि जो डेमोक्रेसी है वो जहां अनपढ़ लोग हों, गरीबी हो, बहुत बड़ी जनसंख्या हो और जो देश विकसित ना हो, वहां इसे लागू करना संभव नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारे व्यवस्था करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए पहली बार भारत में जब जनरल इलेक्शन हुआ, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा नाम हुआ भारत का, कि ये अच्छे तरीके से इसमें समय लगा, क्योंकि ये 25 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर 1951 से लेके लगभग 21 फरवरी 1952 तक चला था ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन। और उसमें कांग्रेस जो थी लगभग 45% वोट पाई थी, लेकिन 74% सीट पे उसने जीत स्थापित की थी, अपने प्रतिनिधि को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को जिताया था। तो इसलिए जो फर्स्ट 3 इलेक्शन थे वो कांग्रेस का डोमिनेंस था। तो हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो पोस्ट उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया, तो भारत में सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन ही डेमोक्रेसी का आसान नहीं था, क्योंकि इससे पहले कॉलोनियल रूल था।
कॉलोनियल रूल मतलब उपनिवेशिक था, ब्रिटिश रूल था, मुगलों का था, राजाओं का था, ये सब था। तो डेमोक्रेसी लाना ही, इसका इंट्रोडक्शन करना ही इसमें एक बहुत बड़ी बात थी। और दूसरा इसका एडॉप्शन जो था, तो ट्रांजिशन प्रोसेस मतलब ये डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब जो है, जनतंत्रीकरण का मतलब जो है ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब जो ये प्रक्रिया है लोकतांत्रिक करने का उस देश को, वो कंटिन्यू चल रहा है। तो ये लीगल तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से 26 जनवरी 1950 से ही फर्स्ट इलेक्शन से ही मान लिया जाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा देश और इस यहाँ डेमोक्रेसी चलेगा। और जब से ये लागू हुआ तब से लगभग डेमोक्रेसी चल रही है। और डेमोक्रेसी इमरजेंसी के समय मान लिया जाता है कि उस समय स्टॉप कर दी जाती है। जैसे 25 दिसंबर 1975 को इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था, तो उस समय मान लिया जाता है कि डेमोक्रेसी को स्टॉप किया गया है। लेकिन अभी तक पूरे फर्स्ट इलेक्शन से लेके अभी तक भारत में डेमोक्रेसी ही चल रही है। भारत एक लोकतांत्रिक और विश्व का सबसे, ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत अपना जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ अब तो लोकतांत्रिक देश है और कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से भी इसे लोकतांत्रिक का दर्जा पावर है। और यहाँ ये जो लोकतांत्रिक है इसमें फ्री जो अपोजिशन पार्टी, जो विरोधी पार्टी हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बहुत सारी विरोधी पार्टियां रहती हैं इसमें। क्योंकि सिंगल पार्टी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। कुछ समय तक कांग्रेस का डोमिनेंस रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी पार्टियों का, जनता दल, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी सीपीआई, वो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी थी। और इसे कांग्रेस का डोमिनेंस रहा, अपोजिशन पार्टी। और ये एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये है कि जो वयस्क मताधिकार, ये इसका वयस्क मताधिकार का विकास होता है, जो भी, क्योंकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। डेमोक्रेसी के पहले, डेमोक्रेटाइजेशन के पहले डेमोक्राइजेशन होता है, जनतंत्रीकरण होता है, जिसमें जनतंत्रीकरण का एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि अडल्ट फ्रेंचाइज 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। और चुनाव आयोग का गठन होता है 1950 में। चुनाव आयोग का गठन होता है 1950 में, तो वो फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराएगा, मतलब जो बिना किसी घूस के, बिना किसी दबाव के, एकदम फेयर तरीके से, एकदम साफ सुथरे तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा, संचालित कराएगा, ताकि जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाए वो एक वास्तविक और एक सच्चा और जनता के द्वारा चुना जाए, किसी भी प्रकार का दांधली या कोई चीज ना हो। इसलिए ये नियम बनाया गया था। एडल्ट फ्रेंचाइज 1950 26 जनवरी 1950 से लेके 1988 तक 21 साल था। लेकिन ये जो 61वां अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, तो इसे 21 साल से हटा के 18 साल कर दिया गया। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? वयस्क मताधिकार, मतलब पूरे देश में जो 21 वर्ष के उम्र पार कर चुके हैं या 21 साल तक के हैं, उनको सिर्फ वोट देने का अधिकार था। उस समय अधिकार हुआ, ये जब से जनतंत्रीकरण हुआ उत्तर भारत में, और ये जनतंत्रीकरण जब से प्रक्रिया में है, चल रहा है, उसमें देखिए क्या क्या होता है। एडल्ट फ्रेंचाइज होता है और इलेक्शन कमीशन का गठन होता है और चुनाव आयोग का गठन होता है, जिसमें पूरी चुनाव जनरल इलेक्शन का चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाएगा। और वयस्क मताधिकार का मतलब यही है कि 21 साल का जो पूरा हो चुका है वो वोट देगा और अपने क्षेत्र में प्रतिनिधि को चुनेगा, जो विधानसभा और लोकसभा में मेंबर बनेगा। ये 61वें अमेंडमेंट में 1989 में 1989 में ये 61 अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 61 में, ये भारत में जो 21 साल एज माना गया था एडल्ट फ्रेंचाइज का, वयस्क मताधिकार का, उसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया है, जो अभी भी लागू है। जो भी 18 वर्ष पूरा कर चुका है वो वोट डाल सकता है, राइट टू वोट है। और ये एक इक्वलिटी को दर्शाता है, क्योंकि ये जनतंत्रीकरण का मतलब यही है कि जनता के अंदर पावर देना,
जनता को बहुत सारी पावर दी जा रही है धीरे धीरे, और ये चीजें क्रियाशील है, मतलब ये कंटिन्यू होती जा रही है। इसे हम लोग जनतंत्रीकरण कर रहे हैं। उस देश में जनतंत्रीकरण हो रहा है इस जैसे एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से, वयस्क मताधिकार के माध्यम से एक राइट दिया जाता है जो 21 साल पूरा हो गया है। तो और जो इलेक्शन कमीशन का गठन होता है जो फ्री और फेयर इलेक्शन कराएगा पूरे देश में, और यही जिस उस समय अपोजिशन पार्टी को भी हक थी, क्योंकि पहले ना कोई पार्टी अपोजिशन थी क्योंकि अलग अलग रियासतों में बटा था, और इस समय बहुत सारी अपोजिशन पार्टी है, जनसंघ है, सीपीआई है, कम्युनिस्ट है, कांग्रेस को नेहरू जी बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे थे। तो आज हम लोग समझ गए होंगे डेमोक्रेसी और कॉलोनियल का मतलब, उपनिवेश का भी मतलब हम लोग समझ गए होंगे कि दूसरे देश के लोग हमारे देश पे हावी होना, सुपरमेसी हमारे देश का ना होना, हमारे देश के सारे लगभग मेरे देश के लोगों पे दूसरों का अधिकार होना और यहाँ दूसरों की कॉलोनी बनना, उसे ही हम लोग उपनिवेश कहेंगे। और जो डेमोक्रेटाइजेशन होता है, और एक लास्ट में और बता, डेमोक्रेटाइजेशन होता है उसे हम लोग कहेंगे कि उस देश में, उस कंट्री में, इंडिया में मान ले पोस्ट मतलब इंडिपेंडेंट के बाद ये जो भी जनतंत्रीकरण हुआ है, लोकतंत्रीकरण हुआ है, जो भी चीजें जैसे एडल्ट फ्रेंचाइज हुआ है, वयस्कों को अधिकार मिला है वोट देने का, और इसी प्रकार का बहुत सारे अधिकार मिले हैं 1947 से लेकर 19 उसे हम लोग लोकतंत्रीकरण कहेंगे, जनतंत्रीकरण कहेंगे और डेमोक्रेटाइजेशन कहेंगे। तो आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये इस पूरे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि भारत में लोकतंत्र को लाना एक बहुत ही बड़ी काम थी और बहुत ही बड़ा स्ट्रगल हुआ है, क्योंकि भारत में संभव नहीं था कि इतने बड़े देश में कंडक्ट किया जा सके लोकतंत्र को, और भारत ने ऐसा करके दिखाया और भारत विश्व को एक अपना छवि दिखाया कि हम लोग गरीबी में भी लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है। पूरे बड़े क्षेत्र में भी जहां पढ़े लिखे कम हो वहां भी लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है, और भारत ये प्रूव करके दिखाया, और इंटरनेशनल लेवल पे भारत के इस सराहनीय कदम को बहुत ही बड़ा नाम मिला, और भारत इसी के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक कंट्री है। और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, और जो चीजें, क्योंकि ये चीजें समझना जरूरी है याद करने से ज्यादा, और बाकी चीजें जो छूट गई होंगी आप लोग बुक्स में देख लेंगे या कमेंट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से समझाएं, क्योंकि समझना जरूरी है और याद करने से ज्यादा जरूरी है समझना। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।